अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सबक तहलीज़ है ये इसी सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसके टोटली तारफ़ पे डिस्कस किया था और दूसरे लेक्चर में जो सीन नंबर 14 है उस पर हमने बात की थी। अब जो सीन नंबर 15 है उस पर हम बात करने लगे हैं। अब ये कहानी कुछ यूँ है कि अहमद अली के कारोबारी शख्स होते हैं और एक प्लाजा बनाने लगते हैं। प्लाजे के साथ जो जगह होती है वो इनके भाई फ़कीर हुसैन की होती है। अहमद अली कहता है कि फ़कीर हुसैन जगह मुझे दे दे, उसके बदले में उसको दीगर जो ज़मीन है या पैसे उसकी पेशकश करता है, लेकिन फ़कीर नहीं मानता। और जो आबद है ये अहमद अली का बेटा है और आबद बहुत ज़्यादा इनको तंग करता है। अख्तर और सईदा ये दोनों मतलब के फ़कीर हुसैन की औलाद हैं और ये आबद के रवैये से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। अख्तर का दोस्त है रफ़ीक, जो बज़ाहिर एक बुरा और जराइम पेशा जो इंसान है वो इनकी मदद करता है। अब इसमें एक किरदार जहांगीर का है कि जो नजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़ा करता था, कुदरत ऐसा इंतकाम लेती है इसकी हवेली को आग लग जाती है और ये मर जाता है। खालिद जौन से है ये अहमद अली का बेटा है, आबद का भाई है और ये फ़कीर हुसैन की बेटी जौन सी सईदा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन सईदा की जो शादी है वो रफ़ीक के साथ हो जाती है। सलामत जौन सा है वो रफ़ीक का नौकर है। सलमा जौन सी है वो अहमद अली की बीवी है और जो नीलम है वो अहमद अली की बेटी है। दोनों ख़ानदान में मीज़ अहमद अली और फ़कीर हुसैन के ख़ानदान में बड़ी चपकलिश होती है। अहमद अली लेकिन बाद में बीमार हो जाता है, फ़कीर हुसैन उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं, इनकी सारी चपकलिश जौन सी है वो ख़त्म हो जाती है। सीन नंबर 14 में जो हमने पढ़ा, अख्तर और सईदा जौन से हैं वो दोनों रफ़ीक के पास जाते हैं, रफ़ीक के डेरे में जाते हैं, उनको जाके बुलाते हैं। तो रफ़ीक का नौकर आता है, बाद में रफ़ीक आता है, आपस में इनकी बातचीत जौन सी है वो शुरू हो जाती है। तो अख्तर कहता है कि रफ़ीक हम आपको बताने के लिए आए थे, जहांगीर जौन सा है वो मर गया। तो रफ़ीक कहता है कि जी मुझे इस बात का पता है। बाद में मतलब कि ये रफ़ीक बात करना शुरू कर देता है कि मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया है, मैं अपने आप को जनाब जी पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने 12 साल जौन से वो जराइम किए। तो सलामत जो इसका नौकर है वो कहता है उस्ताद जी जब आपने शरीफ बन के रहने की ज़िंदगी का सोच लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करते हो? तो अब मतलब उसमें रफ़ीक ये कहता है कि उसका कुफारा यही है कि मैं अपने आप को, जितने मैंने गुनाह किए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। तो अब अख्तर और रफ़ीक की भी आपस में बात होती है। तो अख्तर भी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रफ़ीक कहते हैं जी मैंने ऐसा करना है। लेकिन सलामत कहते हैं ठीक है, अगर आप अपने आप को जेल में भेज रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही रहूँगा और मैं आपके साथ ही मतलब कि उधर जेल में जाऊँगा। और वो जेल में जाने लगता है तो रफ़ीक चंद लम्हे के लिए दरवाजे के पास रुक कर सईदा को देखता है। अब इसके बाद सीन नंबर 15 हमारा आज का लेक्चर। अहमद अली का घर। अहमद अली आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, सब लोग उसकी तरफ खुश नज़रों से देख रहे हैं। फ़कीर हुसैन ज़रा आहिस्ता, फ़कीर अहमद अली का जो भाई है ज़रा आहिस्ता। डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा था, ये नहीं कहा था तेज़ गाम की तरह चलना। तेज़ गाम जो ट्रेन हमारी एक गाड़ी होती बड़ी तेज़ रफ्तार होती है, ये नहीं कहा था उसकी तरह चलना। सब हंसते हैं। अहमद अली आज मैं इतना खुश हूँ कि जी चाहता है पैदल सारी दुनिया घूमूँ। बीमार होता है ना, फिर बाद में ठीक हो, बीमार बंदे की तबीयत का आपको पता है, जब वो ठीक हो तो उसका बहुत ज़्यादा चलने को जी चाहता है। नीलम, नीलम मीन जो अहमद अली की बेटी होती है, शरारत आमेज़ लहजे में, मगर कराची से आगे तो समंदर शुरू हो जाता है। अब्बू कहता मैं सारी दुनिया मतलब कि चलूँ, तो बेटी शरारत में कहती कराची से आगे तो जो समंदर है वो शुरू हो जाता है। तो सलमा मोहब्बत से बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो तुम। अख्तर जी बिल्कुल। नीलम आप तो मत बोला करें बीच में। अहमद अली क्यों नहीं बोलेगा ये, बल्कि हम तो ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि जिससे इसके सामने बोल ही न सको। क्यों सलमा? सलमा ये फिर भी बाज नहीं आएगी। अहमद अली क्यों? माँ से कुछ इनहेरिट मीन्स जागीर वरासत मीन्स माँ से कुछ नहीं इनहेरिट किया इसने। सलमा क्या? अहमद अली मेरा मतलब है तुमसे कुछ सीखा नहीं इसने। कहते माँ से जो वरासती तौर पर बच्चों के अंदर चीज़ें मुंतकिल होती, कहते माँ से कुछ नहीं सीखा। सलमा अच्छा। फ़कीर हुसैन क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए? इधर आओ बेटी, तुम मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सब की तरफ देखती है, एकदम इनका मतलब समझकर शर्माती है, अंदर की तरफ भागती है और सब हंस पड़ते हैं। अहमद अली मेरा ख्याल है फ़कीर भाई, अब जब कि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दी तो मैं तुमसे कुछ मांग ही लूँ। फ़कीर हुसैन मुस्कुराते हुए जो मांगना है सीधी तरह मांगो, चक्कर ना देना पहले की तरह वो मकान का इनका झगड़ा रहा है ना। अहमद अली नहीं फ़कीर हुसैन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं खैर छोड़ो उसे। सईदा बेटी आती है, ज़रा यहाँ आओ ना। सईदा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। अहमद अली का ख्याल होता है कि अपने बेटे का जो रिश्ता है वो सईदा के साथ करवाए, तो इसलिए मतलब कि वो कहता है कि आप बेटी इधर आइए ना, ठीक है। अब
खालिद जी, तुम भी आओ खालिद बेटे। खालिद जी उठकर उसके पास आता है, यहाँ आओ बेटी मेरे पास। सईदा, मैं यहीं ठीक हूँ चचा जान। अहमद अली, अरे नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ। क्यों फ़कीर हुसैन? मतलब कि भाई को इशारा करते, इनको पता नहीं मैं इनको क्यों बुला रहा हूँ। मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन पहले मुस्कुराता है, फिर गौर से सईदा की तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन, क्या बात है सईदा बेटी? सईदा अटकते हुए, अब्बू जान, चचा जान मुझे जिस लिए समझ गई अपने पास बुला रहे, मैं मीज़ वो नहीं कर सकती, मैं वो शादी नहीं कर सकती। सलमा हैरत से, मगर बेटी खालत और तुम तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना? अहमद अली, हाँ बेटी, तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो। आगे वो डॉट लगे, मतलब समझाएं आप। सईदा, और इस वक्त और बात थी चचा जान, मैं दरअसल वगैरह का था, वो तो माजी था, वो ये था वो था, टाल मटोल की कोशिश करती है। तो फ़कीर हुसैन हैरत से खालिद को, तो तुम बहुत पसंद करते हो बेटी। सॉरी, फ़कीर हुसैन हैरत से, खालिद को तो तुम बहुत पसंद करती हो बेटी। मतलब कि सईदा को कह रहे तुम खालिद को पसंद करती हो। सईदा, खालिद बहुत अच्छे हैं अबू, बहुत अच्छे, मगर आप कहा करते थे ना अबू कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो आप अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से अपने हिस्से से कुछ काट कर उसे देना पड़ता है, कि तुम पसंद करते हो। इजहार जो उनसे उसने नहीं किया। फ़कीर हुसैन, हाँ बेटी। सईदा, मैंने भी यही सोचा है अबू, हम सब के पास सब कुछ है, आराम, सुकून, तवज्जो, खुशी, मोहब्बत, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल अकेला। मीन एक ऐसा शख्स है जिसके पास ना आराम है, ना सुकून है, ना खुशी है, ना मोहब्बत है, ना तवज्जो है। फ़कीर हुसैन हैरत से, तुम किसकी बात कर रही हो बेटे? अख्तर चंद लम्हे सईदा के तज़ब्ज़ब को देखता है, उसकी बेचैनी को देखता है और आगे बढ़ता है। रफ़ीक, तुम रफ़ीक की बात कर रही हो ना? मुराद अख्तर का दोस्त। जब मतलब कि इनके मकान पर ये हमला करने की कोशिश करते हैं अहमद का ख़ानदान, तो रफ़ीक इसकी मदद करता है। अब सईदा कहती है कि एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास ना आराम है, ना सुकून है, ना खुशी है, ना मोहब्बत है। मीन्स वो जराइम पेशा है, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है अपने जराइम के दूसरा ख़ात्मे के लिए। उसकी बात कर रही है वो। सईदा अस्बात में सारा लाती है, हाँ, मगर सईदा, रफ़ीक, आप भाई बताने की कोशिश करते हैं, वो जो रफ़ीक है वो तो मतलब कि जराइम पेशा मतलब के बंदा, या मतलब उसके बारे में कहते हैं वो बंदा। सईदा, तुम तो उसे जानते हो अख्तर, हम सबसे ज़्यादा जानते हो। वो पढ़ा लिखा नहीं, शक्ल से गंवार लगता है, मीन्स बुरा सा लगता है, अजीब सी शक्ल है। उसका माजी दागदार है, मीन्स उसने माजी में जराइम किए, मगर ये सब कुछ उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ। इतनी अज़ियत और तकलीफ़ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर इंसान ज़िंदा रहे तो उसकी मदद करनी चाहिए, अख्तर हिफाजत करनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। अब सईदा उसको बता रही है कि नो डाउट उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उसका माजी जौन सा है वो दागदार है, लेकिन वो बंदा जौन सा है वो बड़ा परेशान है, ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए। अख्तर, हाँ ये तो ठीक है। अहमद अली, कौन है ये रफ़ीक? आबद, डैड मीन्स वाला साहब, ये वही है जिसने मुझे सरदार जहांगीर की कैद से निकाला था। कहते ये वही बंदा है जिसने इसकी कैद से मुझे निकाला था, क्योंकि इस बंदे का काम नजायज़ मकासद के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करना था। तो सलमा क्या करता है आबद, मगर सईदा वो तो मीन्स सईदा बताने की कोशिश करती है। अख्तर बता रहा था कि ही इज़ अंडर अरेस्ट, मीन्स वो इस वक्त गिरफ़्तार है। सईदा इस बात में सर लाती है, जी ऐसे तो मेरा मतलब सईदा किसी और का हो ना हो हमें तो पता है आबद के उसने जो कुछ किया क्यों किया था। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कुफारा अदा कर दे, अपने जुर्मों की सज़ा भुगत ले, अपनी गलती की सज़ा एक्सेप्ट कर ले, तो क्या उसके बाद भी माशरा उसको कबूल ना करे? अहमद, क्यों नहीं करे बेटी, मगर उसके लिए तुम क्यों? कहते उसे और को एक्सेप्ट कर ले, आप ही मतलब उसके साथ शादी क्यों करना चाहती हैं? तो सईदा, इसलिए चचा जान कि इस तस्वीर का ये रुख सिर्फ उन लोगों ने देखा है, अगर हम उसे माफ़ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे करेगी? कहते हैं आप कह रहे हैं कि ठीक है जनाब जी वो सज़ा भुगत रहा है, वो अच्छा बंदा है, कहते हैं मतलब कि आप ही मतलब कि क्यों वो किसी और के साथ शादी कर ले? तो सईदा कहती है अगर हम उसके जुर्म की सज़ा माफ़ नहीं कर सकते तो और लोग उसकी जुर्म की सज़ा कैसे माफ़ कर सकते हैं?
मैंने ठीक कहा है ना अबू फ़कीर हुसैन, तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन अगर तुमने उसे सहारा देने का फ़ैसला कर ही लिया है तो उससे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुमने उसे इस पर रहम खाकर कबूल किया है। एहसान के इजहार से उसकी बरकत ज़ायल हो जाती है। मीन्स आप अगर उस पर एहसान करना चाह रही हो तो उसे कभी भी ना बताना कि मैंने तुम पे एहसान किया है, इससे एहसान की जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। बेटी सईदा, मुझे इसका एहसास है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो रोते हुए बाप के सीने से लग जाती है। मुझे शायद ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। अबू मुझे माफ़ कीजिए। ये हमारा मशरक़ी कल्चर है, बेटियां अपनी गलती जौन सी है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो मान लेती हैं। हमारा मगरबी कल्चर जौन सा है वो नहीं है। अब मतलब कि ये जो बेटी होती है दूसरा सईदा, खालिद के साथ मतलब कि इनका होता है, खालिद उससे पसंद करता है, वो खालिद को पसंद करती है। लेकिन वो जब आपस में मतलब कि अहमद अली के घर में बैठे होते हैं, वो बेटी ये बात करती है कि हमारे पास सब कुछ है, अमन है, सुकून है, खुशी है, ठीक है ना, पैसा है। एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो इशारा करती है रफ़ीक की तरफ। तो भाई अख्तर समझ जाता है आप रफ़ीक की बात कर रही हो। कहती जी बिल्कुल। तो अब चचा उसको कहते हैं कि रफ़ीक ही क्यों, चलो ठीक है, रफ़ीक को अगर माफ़ कर दे तो रफ़ीक किसी और के साथ शादी कर लेगा। तो वो बात ये करती है कि अगर हम रफ़ीक को माफ़ नहीं कर सकते तो और कौन माफ़ करेगा। बाप कहता है ठीक है बेटी, अगर आपने रफ़ीक के साथ शादी करने का सोच लिया है, मिस्टर किरसन कहता है कि आपने रफ़ीक के साथ शादी करने का सोच लिया है, तो उससे कभी भी ये ना कहना कि मैंने तुझ पर एहसान किया है, इस वजह से आपके साथ शादी की है। तो कहते हैं ऐसा करने से एहसान की जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। और बेटी ये कहते हुए बाप के सीने से लग जाती है कि अब्बा मुझे पता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, और यहाँ वो बात जौन सी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। ये वो ड्रामा था दहलीज़ जो हमने 3 लेक्चर में मतलब कि पेश किया। इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फर्स्ट ईयर उर्दू जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं मतलब कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी मोहब्बत होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।